हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। हम लोग महेश बर्नवाल का इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था चैप्टर 1 का। आज चैप्टर 1 का पार्ट 3 है और ये इस चैप्टर का एंडिंग भी होगा। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में है। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में आपका सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इंडिया एंड श्रीलंका का बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडिया का बाउंड्रीज को सजाया गया है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पड़ता है उससे। सबसे पहला है पाक स्ट्रीट, पाक बे, पंबन आइलैंड, रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये सबको हम लोग मैप में भी देख लेंगे। फिर आपका इंडिया और इंडोनेशिया का बीच का दिखाया गया है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल पड़ता है वो कौन सा है? 6 डिग्री चैनल। ठीक है, जो किसके बीच में पड़ेगा? निकोबार का सबसे नीचे वाला पार्ट जो कि ग्रेट निकोबार कहलाता है, और सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड वाला। तो वो दोनों के बीच में 6 डिग्री चैनल पड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ा था अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट था वो कितना डिग्री, सबसे नीचे लास्ट साउथर्न पॉइंट क्या है? 6.78 डिग्री था। तो उसका जस्ट नीचे 6 डिग्री जाता होगा, जो कि यहाँ पे एक सुमात्रा आइलैंड होगा, उसका बीच में 6 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखें। यहाँ पे देखिए आपको ग्रेट चैनल लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच में पड़ता है। ये सारा चैनल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। 9 डिग्री 8 डिग्री कहाँ कहाँ पड़ता है सब मैप में ही देख लेंगे हम लोग। और गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ, माहिम क्रिक, ये सब के बारे में हमने अभी देख लेंगे। ओके, तो इस पर चलिए हम लोग मैप में अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया और श्रीलंका के बीच के बाउंड्रीज को देखते हैं। तो सबसे पहला है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? 2 ठो लैंड पार्ट के बीच में जो वाटर बॉडी होता है उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट रास्ता जैसा, पैसेज जैसा काम करता है 2 ठो लैंड के बीच में। ओके, तो इसको याद रखें। ठीक है, बे तो आपको समझ में आता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है वैसे ही पाक भी है। फिर यहाँ पे आपको पंबन आइलैंड दिख रहा है, इसी का एक्सटेंशन में रामेश्वरम द्वीप भी है। ठीक है, रामेश्वरम जो कि एक वहाँ पे मंदिर भी है, एक टेम्पल भी है जो कि बहुत ही फेमस है, 4 धाम में आता है वो। फिर आता है आपका एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज उसी ब्रिज को बोला जाता है जिससे राम जी श्रीलंका गए थे रावण को मारने के लिए। और फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ सजाया हुआ मिला था वहाँ पे बुक में। आगे देखें हम लोग। आपको अंडमान निकोबार के पार्ट्स के बारे में, जितने भी आइलैंड्स हैं उसके बारे में पता होगा। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या पड़ता है? नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और फिर आता है लिटिल अंडमान। तो ये साउथ अंडमान और जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में जो पैसेज पड़ता है उसको हम लोग डंकन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, फिर लिटिल अंडमान के बाद क्या आता है? कार निकोबार। उसके बाद सर कौन सा निकोबार आता है, याद है आपको? लिटिल निकोबार आता है। ओके, लिटिल निकोबार। और फिर आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इसको याद रखें। तो डंकन पैसेज है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। और आपका 10 डिग्री चैनल आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आता है किसके बीच में? कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। यानी बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। इसको 10 डिग्री चैनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से 10 का लाइन पास होता है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए हम लोग 6 डिग्री चैनल देख लेते हैं। 6 डिग्री चैनल कहाँ पे होगा? आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ख़त्म हो रहा है हम लोग का, ये कैम्बेल बे है। कैम्बेल बे के जस्ट ऊपर है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और यहाँ से जो चैनल जाता है उसको हम लोग ग्रेट चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री है। आपको याद होगा इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड कितना था? 6.78 डिग्री था। ठीक है, उसके जस्ट से नीचे से जाता है 6 डिग्री चैनल जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। यहाँ पे आपको मलेशिया और सुमात्रा के बीच में आपको एक स्ट्रेट दिख रहा होगा। स्ट्रेट क्या है? एक पैसेज है
दो ठो लैंड के बीच में एक पैसेज होता है, उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोला जाता है, मलेशिया से मलक्का याद रख सकते हैं इसको भी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अरेबियन सी के बारे में बात हो रहा है। तो यहीं पे अरेबियन सी में आपको 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल्स दिख जाएगा। ये 9 डिग्री चैनल दिख रहा है और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे में क्या है, यहाँ मिनीकॉय है। मिनीकॉय के नीचे में क्या है, मालदीव्स है। तो मालदीव्स और मिनीकॉय के बीच में जो चैनल पड़ता है, मतलब जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है, 8 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनीकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री। और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, 9 डिग्री। ठीक है, मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, 9 डिग्री। तो समझ रहे हैं, मिनीकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, नीचे में मालदीव, और 9 डिग्री मिनीकॉय और लक्षद्वीप, या फिर कावारती भी बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है। मिनीकॉय थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन, तो मिनीकॉय और कावारती के बीच में कौन डिग्री का चैनल। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल है। तो ये सब आप समझ रहे हैं। कोको आइलैंड, यहाँ थोड़ा इमेज धुंधला है, यही इमेज मिला था मुझको नेट से। तो कोको आइलैंड जो है वो किसका पार्ट है, कोको आइलैंड म्यांमार का पार्ट है। ठीक है, यहाँ म्यांमार है, उसी का छोटा सा टापू है कोको आइलैंड। तो ये जो कोको आइलैंड है वो आपका म्यांमार का पार्ट है, नीचे में पड़ता है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये हम लोग का अंडमान निकोबार का पार्ट है, सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान है, उसी के बीच में यहाँ कोको आइलैंड है छोटा सा। और कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो लाइन पड़ता है उसको कोको स्ट्रेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे भी हम लोग। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ रीजन में पड़ता है, और गल्फ ऑफ खंभात नीचे में है। ठीक है, ये तो आपका गुजरात वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे खंभात, ठीक है, इधर सूरत वूरत पड़ता है। ओके, सूरत अहमदाबाद वो सब जगह। तो इसको याद रखें, कहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। खंभात बड़ा है वो नीचे में है, और कच्छ छोटा लेटर है, समझ लिए ऊपर में है। ठीक है, उड़ रहा है। ओके, याद कर सकते हैं आप, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है इस समय। ये आपको लक्षद्वीप दिख रहा है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप सी दिख रहा होगा। और इस साइड में क्या है, हम लोग का इंडिया का गया है पार्ट। ठीक है, ये केरला वाला पार्ट रहता है यहाँ पे, मालाबार पार्ट। ठीक है, जिसको मालाबार कोस्ट पढ़ते थे, याद है आपको, केरला वाला कोस्ट को मालाबार कोस्ट बोलते थे। उसका ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, कर्नाटक का कोस्ट था। और फिर उसके ऊपर में कोंकण कोस्ट था। ठीक है, कर्नाटक कोस्ट का एक अलग दूसरा नाम भी था, आपको बताना है वो नाम, बताइएगा। तो लक्षद्वीप सी कहाँ पड़ता है, मालाबार कोस्ट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सी पड़ता है। अब इसको एक बार पढ़िएगा, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, लक्षद्वीप एंड मिनीकॉय के बीच में। 8 डिग्री मालदीव और मिनीकॉय के बीच में। ठीक है, मालदीव नीचे है, फिर मिनीकॉय है, फिर आपका यहाँ पे मालदीव हो गया, मिनीकॉय हो गया, लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पे 8 डिग्री, फिर ऊपर जाए तो 9 डिग्री। ग्रेट चैनल पता है आपको, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है, जिसको 6 डिग्री चैनल भी बोला जाता है। पाक स्टेट देख लिया आपने, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में माहिम क्रिक कहाँ पे है, ये मुंबई में है। क्रिक मैंने बताया था लास्ट वीडियोज़ में। क्रिक क्या होता है, जब समुंदर का किनारे कोई कोस्ट रहता है तो कहीं कहीं अंदर तक पानी चला जाता है। ठीक है, और वो पानी वाला एरिया को हम लोग क्रिक बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जब इंडिया और पाकिस्तान में, वहाँ पे क्रिक को और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे सर क्रिक देखेंगे, समुद्र का पानी रहता है, उसमें मार्सी एरिया रहता है, वही माहिम क्रिक है। देखिएगा आप मैप में सर्च करिएगा, मुंबई के पास है। थाने क्रिक, वेशाई क्रिक, ऐसे क्रिक करके मिलेंगे कुछ क्रिक वहाँ पे मुंबई में। गल्फ ऑफ कच्छ देख लिया, वेस्टर्न गुजरात में है। फिर गल्फ ऑफ खंभात भी आपने देखा, जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती आके गिरती भी है इसमें। लक्षद्वीप सी देखा, लक्षद्वीप और मालाबार कोस्ट के बीच में। कोको स्टेट देखा, कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का है और नॉर्थ अंडमान के बीच में था। डंकन पैसेज देखा हमने, अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और 10 डिग्री चैनल था अंडमान एंड निकोबार के बीच में, अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हम लोग का, आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुकिए,
इंडिया और म्यांमार के बीच में देख लिया आपको कोको चैनल है, ठीक है, कोको स्ट्रेट जिसको बोलते हैं लोग, किसके किसके बीच में है, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में है। इंडिया और मालदीव्स का देखें तो इंडिया और मालदीव्स में क्या था, मिनिकॉय इंडिया का पार्ट है, उसका नीचे में 8 डिग्री चैनल था और यहाँ पे मालदीव्स था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं अब। 1 सेकेंड, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका इजी रहेगा। देख रहे हैं 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और फिर मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। इधर भी आपको दिख जाएगा डंकन पास है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, और 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, या फिर निकोबार अंडमान निकोबार के बीच में बोल सकते हैं। ओके, तो ये तीनों को हम लोग ग्रेट अंडमान बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान को मिला के। नारकोंडम में आइलैंड आपने पढ़ा था, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो कि नॉर्थ अंडमान तरफ पड़ता है। बैरन आइलैंड भी हम लोगों ने देखा था जो कि मिडिल अंडमान में पड़ता है, ये इकलौता एक्टिव वोल्केनो था, ठीक है, इंडिया का, जो अब डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा हुआ है, मतलब इसमें एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, तो बैरन आइलैंड हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉर्मेंट यहाँ गलती से लिख दिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो नाइबरिंग कंट्रीज़ आपको याद ही होगा कौन कौन सा है, 7 कंट्रीज़ हैं नाइबरिंग कंट्रीज़ इंडिया का, जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान और भूटान। इसको हम लोगों ने मैप में भी देखा था कौन कौन सा स्टेट, यूनियन टेरिटरी टच करता है ये सब देश को, तो जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और ये सब लैंड बाउंड्री टच करता है, ओके, तो ये सबको याद रखिए, ठीक है। और किधर किधर डायरेक्शन है वो तो आपको पता ही है, हम लोग का नॉर्थ वेस्ट में कौन क्या क्या पड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है, चाइना की, नेपाल और भूटान ये सब नॉर्थ में पड़ता है इंडिया का, और बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट तरफ पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा, मैप से ही याद करिए सब। फिर हम लोग देखते हैं इंडिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है, जो आपका साउथ एशिया में है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन का रोल निभाता है इंडिया, और ये सार्क का मेंबर है। सार्क का मतलब क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, मतलब इसमें जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आपका देश है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से इसमें ये भी याद रखना आपको, तो मेंबर कौन कौन से हैं सार्क के, तो यहाँ से याद कर लीजिए, टोटल 8 मेंबर्स हैं। इंडिया है, बांग्लादेश इंडिया से जो भी टच में है सब है, ठीक है, लगभग। सिर्फ म्यांमार को मत याद रखिएगा, म्यांमार नहीं है, यही बार बार पूछता है कौन सा देश नहीं है, और म्यांमार भी ऑप्शन में रहता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि म्यांमार सामने है और सब कोई सोचता है म्यांमार भी पार्ट होगा ही, ठीक है। श्रीलंका है और मालदीव्स, 2 को आपका ओशन वाले हैं, और सब जो टच करते हैं बाउंड्री वो सब है, ठीक है। तो सार्क अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर आप देखते हैं यहाँ पे बाउंड्री शेयर करने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों देख रहे हैं हम लोग। तो स्टेट टोटल 16 है और 2 अब यूनियन टेरिटरी हो गया। पहले कितने स्टेट थे, टोटल 17 स्टेट थे, जब जम्मू और कश्मीर लद्दाख एक था, ठीक है। अब 2 को यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी टच करते हैं अदर कंट्रीज़ का बाउंड्री, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 स्टेट को टच करता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेस्ट बंगाल है, वो आपका नेपाल, भूटान और चाइना तीनों को टच करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को टच करता है। आपको भी और 2 बताने हैं कौन कौन से हैं ऐसे जो 3 स्टेट को, 3 कंट्री को टच करते हैं, ठीक है। मेराइन बाउंड्री देखते हैं, मेराइन बाउंड्री किसके साथ है हम लोग का, तो वो हम लोग का बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये टोटल कितने 7 हो गए, 7 कंट्रीज़ के साथ हम लोग का मेराइन बाउंड्रीज है। मेराइन बाउंड्री यानी समुद्री बाउंड्री, ठीक है, जो ओशन से टच में है। इसको मैप पे भी देख लें, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इधर तो पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया, और इधर बांग्लादेश में का मेराइन बाउंड्री, समुद्री बाउंड्री, ठीक है। बर्मा यानी म्यांमार का बाउंड्री, यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पड़ता है इंडोनेशिया पड़ता है। 1 सेकेंड, इंडोनेशिया दिख नहीं रहा,
ओके, आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, ये मैप लगता है थोड़ा गड़बड़ है। ओके, दूसरा मैप देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडोनेशिया, ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, श्रीलंका के साथ टच करते हैं हम लोग। ठीक है, पाकिस्तान को देख लिया हम लोगों ने, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ओके, तो ये सब याद रखो। इधर मालदीव्स के साथ भी टच करते हैं। तो टोटल 7 है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आपका इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत ही किधर है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, इंडिया लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और इसको हम लोग इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है ऊपर में हिमालय से घिरा हुआ है, नीचे में ओशन से घिरा हुआ है, मतलब सब तरह से वो घिरा हुआ है। ठीक है, और उधर भी आपका जो हिंदू कुश हिल्स हैं, सॉरी माउंटेन है पाकिस्तान तरफ, तो उससे एक सब कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर बनता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब भी आता है, श्रीलंका भी आता है। तो ये घिरा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग एक कॉन्टिनेंट के जैसा ट्रीट करते हैं, जबकि ये कॉन्टिनेंट तो नहीं, इसलिए इसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है इस पार्ट को। साउथ एशिया में पड़ता है। ठीक है, और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि ये आपका इंडियन ओशन है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल है इंडिया का, और इंडियन ओशन से ही आपका जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज है, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ है उससे जुड़ा हुआ है इंडियन ओशन के वजह से ही, और एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है इंडिया का। तो इसलिए इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाता है वर्ल्ड में उसका। और यहाँ पे आपका इंडिया का रिलेशनशिप देखते हैं दूसरा कंट्रीज़ के साथ, तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आपने देखा होगा, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज़ को मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ देख लेते हैं इसको भी। अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको सबसे अच्छा रिलेशन है। ठीक है, और डेवलपमेंट हो रहा है, रिलेशनशिप में हमेशा डेवलपमेंट होते रहता है, ख़राब भी होते रहता है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग इसको मैप से एक बार। देखिए, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कौन कौन सा देश पड़ता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके, तो ये सब, और ये मालदीव भी पड़ता है। तो ये सब कंट्रीज़ पड़ते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को दिखाया गया है, इसको भी याद कर लीजिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कहलाते हैं। ये लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया, टर्की, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सबको हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। और आपको पता चल ही रहा है कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया का, वेस्टर्न कंट्री, और जितना भी वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री को कनेक्ट करने में, जो इंडियन ओशन से कनेक्ट हो रहा है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक अच्छा है इंडिया का, एडवांटेज में है। ठीक है, तो सारा कंट्री इससे फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि ट्रेड अच्छे से चल सके। तो ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले बताया गया इंडो पाकिस्तान बॉर्डर डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने देखा है कहाँ से शुरू होता है, ऊपर में जम्मू कश्मीर है, उससे भी ऊपर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर ही था सिर्फ, अब यूनिटी बन चुका है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, नीचे में पंजाब आता है, राजस्थान, और फिर गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात का कच्छ रीजन तक ले। तो ये था बाउंड्री। जब आपका तिब्बत रीजन था 1950 में, तिब्बत किसके अंडर आ जाता है, चाइना के अंदर आ जाता है। तो जब तक तिब्बत ऑटोनॉमस एरिया था तब तक इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर सेकंड लार्जेस्ट था। बांग्लादेश, इसका कितना था, एक बाउंड्री लेंथ 4996 था, 4096 किलोमीटर था। और चाइना और इंडिया का बीच का 3400 समथिंग था, और इंडिया और पाकिस्तान का बीच 3323 किलोमीटर है। तो ये थर्ड है, थर्ड सबसे लंबा बाउंड्री है इंडिया का, जो कि सेकंड होता था जब तिब्बत आज़ाद था, चाइना के अंदर में नहीं था तब। सतलज और रावी नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अमृतसर में, रावी अमृतसर में बॉर्डर बनाता है पंजाब में ही, और सतलज
फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पास बनाता है, ठीक है, बॉर्डर बनाता है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? फिरोजाबाद नहीं है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। ओके, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रावी रिवर, ये रहा रावी रिवर, ठीक है। पंजाब में 5 रिवर बहता है ना, तो उसमें से रावी रिवर है, सतलज रिवर है, यहाँ पे व्यास है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है। तो आपको ये भी पता चल रहा है यहाँ पे इंडस वैली ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, जिसके मुताबिक क्या था, ऊपर का जो 3 नदी हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और हम लोग 20% यूज़ करेंगे। और नीचे का जो 3 है रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% पानी हम लोग यूज़ करेंगे इंडिया और 20% ही यूज़ करेगा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ट्रीटी था 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक कराया था इस ट्रीटी को, तो इसको याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा 5 रिवर कौन कौन सा है पंजाब में? 3 तो यहाँ पे, 3 नहीं सभी दिख रहा, ठीक है। तो और 2 कुछ नहीं, वही आपका जो झेलम और चिनाब दिख रहा है वही है, ठीक है, ये 5वां, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ लाइन क्या है? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींचा गया था 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग किया गया था, तो एक लाइन खींचा गया था, एक बॉर्डर कमीशन बनाया गया था और उसका हेड कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे, और इसलिए उस लाइन को रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है, उस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी कौन सा लाइन होगा? रेड क्लिफ लाइन ही होगा, ठीक है। तो पंजाब को डिवाइड किया गया था और बंगाल को डिवाइड किया गया था हिंदू और मुस्लिम का पॉपुलेशन देख के। तो आपको जैसे पाकिस्तान में भी क्या मिल जाएगा? पंजाब मिल जाएगा। ओके, पंजाब भी है। पंजाब जैसे हम लोग क्या बोलेंगे उसको? वेस्ट पंजाब बोलेंगे। वो कहाँ चल गया? पाकिस्तान में चला गया। और बंगाल का भी डिवीज़न हुआ, एक तरफ बांग्लादेश, और इसको हम लोग बांग्लादेश कहाँ था? बांग्लादेश यहाँ पे है, उसका वेस्ट पार्ट काट के हम लोग इंडिया में रख लिए, तो इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है, ना कि ईस्ट बंगाल। इंडिया का तो वो ईस्ट में पड़ता है ना, बट उसको हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश से कट के बना था ना, जब अलग किया गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये आपको याद रखना है रेड क्लिफ लाइन के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी यही है। बांग्लादेश अपना अलग कंट्री कब बना था? 1971 का वार हुआ था, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपका लिबरेशन किया गया था, लिबरेट किया गया था, आज़ाद किया गया था बांग्लादेश को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो आपका लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और वो पाकिस्तान कौन सा है? जो पाकिस्तान जब आपका आज़ाद हुआ था ना, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो वहाँ के जो कुछ ट्राइब्स थे, उन लोगों ने इंडिया का कुछ पार्ट ऑक्युपाई कर लिया था, आगे बढ़ के हमला बोल के ऑक्युपाई कर लिया था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आज? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। तो और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो बॉर्डर है, जहाँ तक उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है और लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो इसका नाम हम लोग क्या रखा था? लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम पहले सीज़ फायर लाइन था, और जब शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, तब इसका नाम क्या कर दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया, ठीक है। और इसका जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका जो सेंटर है, कैपिटल बोल सकते हैं, वो क्या है? मुजफ्फराबाद है। इसको मैप में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है मैप, तो ये देखिए। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। ये इसको पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है, इसलिए इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं हम लोग। और ये दिख रहा है आपको मुजफ्फराबाद, जो यहाँ पे है, ठीक है, श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, वो इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सेंटर है, ठीक है, कैपिटल एरिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगिट है और बालूचिस्तान है मेन, तो इसको याद रखिएगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल कौन हो जाएगा? ये जो लाइन दिख रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, इसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ओके। तो इसको याद रखें।
ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को चाइना को गिफ्ट किया था पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान गिफ्ट में दे दिया था चाइना का, चाइना से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए 1963 में। ये अक्साई चीन आपको दिख रहा होगा। अक्साई चीन क्या है? चाइना द्वारा इंडिया का जो पार्ट कंट्रोल कर लिया गया था 1962 में, जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था, तो चाइना तो लगभग जीत ही गया था ना, चाइना जीत ही गया था, तो उसने बहुत सारा लैंड ऑक्यूपाई किया था, फिर कुछ पार्ट छोड़ देता है बट कुछ पार्ट में रह जाता है, जैसे उसी में से अक्साई चीन है। और यहाँ पे जो लाइन पड़ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में। और लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो इसको एक बार देखिएगा मैप को अच्छे से, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है इंडिया एंड बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारा जो छोटा छोटा एरिया था, जब आपका सेपरेशन हुआ तो बहुत सारा ऐसा एरिया था जो इंडिया में रह गया था, बट वहाँ पे मतलब उसको जाना चाहिए था बांग्लादेश में, ठीक है। पॉपुलेशन के अनुसार किया गया था ना, हिंदू मुस्लिम का। तो इसमें हुआ यही था, जो कुछ पार्ट इंडिया में रहना चाहिए था वो बांग्लादेश में चला गया था, और जो बांग्लादेश में रहना चाहिए वो इंडिया में आ गया था, ठीक है। पॉपुलेशन के अनुसार ये डिवीज़न हुआ था इसके वजह से। तो इसी को सही करने के लिए हम लोग लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किए कि जो पार्ट इंडिया में रहना चाहिए वो इंडिया में आ जाए, और जो पार्ट बांग्लादेश में रहना चाहिए वो बांग्लादेश में चला जाए। तो इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। एनक्लेव्स क्या होते हैं? एनक्लेव्स जैसे आपका ये से बांग्लादेश का बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे कुछ, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है और यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, वो इंडिया का पार्ट है उतना, उसको हम लोग एनक्लेव बोलते हैं, ठीक है। वैसे इंडिया में भी होगा, यहाँ पे इंडिया में एक पार्ट है जहाँ के बांग्लादेश का पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, जो कि ये बांग्लादेश में रहना चाहिए था। तो यही सब का एक्सचेंज हुआ था, और इसको हम लोग इफेक्ट में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए थे 2015 में, ठीक है, बहुत समय लग गया होने में, ठीक है। तो ये आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था 2015 में, इसी को इफेक्ट में लाने के लिए जो आपका एक्सचेंज था, एग्रीमेंट था, बाउंड्री एग्रीमेंट को उसको करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस स्वैप में मतलब जो दिया लिया जाता है उसमें 17,000 एकड़ एरिया बांग्लादेश को हम लोग देते हैं, ठीक है, और 7,000 एकड़ बांग्लादेश हम लोग को देता है, ठीक है, जिसमें आपका 1 से 11 एनक्लेव्स था, ठीक है। वेस्ट बंगाल में, असम में जो जो पार्ट आपका टच करता था बांग्लादेश को, उसी में ये होता है, ठीक है। ये आपका डिसाइड कब हो गया था? 1974 में ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट डिसाइड हो गया था, बट उसको इफेक्ट में लाते लाते 2015 तक हो गया था, ठीक है। कभी रेटिफाई नहीं हो पाया था पार्लियामेंट से, 2015 तक हुआ, फिलहाल में ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे अब और भी बहुत सारा सेटल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सिटीजन्स भी तो रहते होंगे, तो उनका भी सिटीजनशिप कहाँ का होगा, बांग्लादेश का या फिर इंडिया का, वो सब करना पड़ा, ठीक है। तो एनक्लेव्स ये समझ रहे हैं आप। आगे देखें हम लोग, तो दिखाया गया है, मैप से आपको दिखाया गया है, इसको एक बार देखिएगा, ये सब एनक्लेव्स हैं। बस आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या याद रखना है, तो एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, याद रख लेना है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के इफेक्टिव करने के लिए, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर वो चीज़ पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसके लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।